हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखने जा रहे हैं, जो कि इस बार के 2025 के एग्जाम के लिए जो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि सारे तरीके के कॉन्सेप्ट और सभी तरह के क्वेश्चन जो वो बताए जा सकते हैं। इस चैप्टर से जो 3 या 4 जो है वो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वाले में पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन जो है ज्यादा चांसेस है कि 5 मार्क्स में भी पूछना चाहिए। ग्राफ भी पूछते हैं, और उसके अलावा भी हम लोग का एक क्वेश्चन जो वो पूछने की उम्मीद की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा किसको जाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रैखिक और समीकरण। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? तो वैसा समीकरण जिसमें हम लोग का जिसका जब ग्राफ बनाते हैं तो एक सिंगल लाइन बनता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। यहाँ पे क्या है, दो चर वाले। अब इसको एक्सप्लेन करिए इस तरीके से, ये समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे हम लोग का क्या है, चर क्या है और अचर क्या है। इसको हम लोग चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन कौन सा, तो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्स का और वाई का, तो वही हम लोग का हो जाएगा चर। और अचर टर्म्स कौन सा, तो ए बी और सी, ए बी और सी। और हो सकता है कि ए बी सी के बदले हम लोग का कोई नंबर भी जो हम लोग का दे सकता है। इस तरीके से हम लोग देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरीके का हम लोग को दिखता है। अब जैसे हम लोग इसमें देखेंगे क्या, जैसे कोई क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, जैसे x प्लस वाई या 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसमें हम लोग अगर देखेंगे क्या, या फिर हम लोग इससे बेहतर एक सिंपल सा पहले देख लें, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए कि क्या कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग देखेंगे। जैसे x और y दो नंबर है, जिसको ऐड करके जो हम लोग को 5 मिल रहा है। कुछ देर के लिए सोचिए, x का वैल्यू हम लोग इसके नीचे लिखेंगे और y का वैल्यू y के नीचे। x के बदले अगर हम लोग 2 रखें तो y का वैल्यू हो जाएगा 3, तब जा करके मिल सकता है 5। 1 रखेंगे तो 4 इक्वल टू 5। 7 रखे -2 रखिएगा y का वैल्यू, तब मिल जाएगा 5। 3 रखिए 2 रखिए तो मिल जाएगा 5। अगर मान लीजिए पहला वैल्यू 5 दूसरा 0 फिर भी 5, तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इस समीकरण का सॉल्यूशन हो जाए। इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, एक रैखिक समीकरण अगर दे रहा होगा तो उसका अनंत सॉल्यूशन होता है। एक रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है, इस बात को याद रखिए। कि कोई अगर एक इक्वेशन अगर दे रहा होगा तो उसका हम लोग का क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर या फिर अनंत जो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बोल सकते हैं, मतलब क्या, अनंत हल होता है। देखिए जैसे हम लोग 2 प्लस 3 मिलकर के भी 5 हो सकता है, 1 प्लस 4 मिलकर के भी 5 हो सकता है, 7 और -2 को ऐड करने के बाद भी 5 मिलेगा, 3 2 को भी ऐड करके 5 मिलेगा, 5 0 को भी ऐड करके 5 मिलेगा। अगर 3.2 रखे तो प्लस 1.8 को भी ऐड करके 5 मिलता है। तो जिस भी तरीके का नंबर हम लोग लेना चाहें ले सकते, वो सभी उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ भी हम लोग का जो मिलेगा वो किस तरीके का, तो इसका जैसे x, अब यही हम लोग का x एक्सिस है, 1 है 2 है 3 है 4 है। अगर इधर ले ले 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 3 2 1। माइनस में भी हो सकता है, -2 -1 -2, इधर 1 2 3 4 -1 -2। इसका ग्राफ जो है, जैसे x में 2 है तो y में कितना है, 3 है। x में 1 है तो y में कितना है, 4 है। इसका ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे कुछ इसी तरीके का ग्राफ जो है वो इसका हम लोग का बनेगा, यही हम लोग का फिर हो जाएगा। तो क्या देखे, इसका ग्राफ हम लोग का क्या होता है, सरल रेखा मिलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलता है, जिस वजह से जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका नाम क्या पड़ा है, रैखिक समीकरण। क्योंकि इसका ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो वो क्या मिलता है,
स्ट्रेट लाइन मिलता है, और इस स्ट्रेट लाइन पे दिखने वाला वो सभी पॉइंट जो होगा वही इसका क्या होता है, सॉल्यूशन। जैसे हम लोग का ये क्या था 2 3, ये क्या था 1 4, ये अगर देखे तो 5 0, ये कितना तो 4 1, ये कितना तो 3.5 1.5। इसी तरीके से जो ढेर सारा इसका सॉल्यूशन। तो ये तो खैर ग्राफ है, तो ग्राफ हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम लोग ग्राफ को देखने का काम जब हम लोग करेंगे। इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। इसी का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या कि x इक्वल 3x प्लस वाई इक्वल टू 11 के लिए प्रकृति संख्याओं का हल समुच्चय लिखें। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे कि लिखिएगा क्या, तो y बराबर आंसर में, आंसर तो क्या दे रहा है क्वेश्चन, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब देखिए y को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ रखते हैं और इधर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3x। अब क्या करेंगे कि इसमें x का डिफरेंट क्या बोल रहा था, प्रकृति संख्याओं का हल समुच्चय लिखने के लिए बोल रहा था। तो इसमें देखिए हम लोग x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो ग्राफ टेबल बना लीजिए पहले, इसी टेबल में हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू जो वो लिखने का काम करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे x और यहाँ पे y, x के टर्म्स में ला लिए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग y वाले को इधर लाते तो y का अगर हम लोग कोई सा भी वैल्यू अगर रखते तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर y को अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, या x को अगर रखते हैं तो मिलता है 3x इक्वल टू 11 माइनस वाई, और x इक्वल टू 11 माइनस वाई बटा। अब y का वैल्यू रखने के लिए हम लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि y का अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर रख दे 1 रख दे तो 11 में से एक जाएगा 10, 10 बटा 3, तो ये हम लोग का कोई पूर्णांक संख्या जो वो नहीं मिलेगा, मतलब नेचुरल नंबर जो वो नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें हम लोग x का वैल्यू, यदि x बराबर 1, यदि x बराबर 1 तो y बराबर कितना 11 माइनस 3 इंटू 1, तो हो जाएगा 11 माइनस 3 इक्वल टू 8। मतलब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 8। x इक्वल टू 2, यदि x बराबर 2 तो y बराबर 11 माइनस 3 इंटू इक्वल टू 11 माइनस 6, 3 2 जा 6, 11 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 5। x का वैल्यू अगर 2 तो y का वैल्यू 5। अगला यदि x बराबर 3 तो y बराबर 11 माइनस 3 इंटू 3 बराबर 11 माइनस 9 बराबर 2। और फिर यहाँ पे यदि x बराबर 4 तो y बराबर 11 माइनस 3 इंटू 4 11 माइनस 12 इक्वल टू -1। तीसरा वैल्यू x बराबर 3 y बराबर 2, तो x का वैल्यू 3 और y बराबर 2। और जैसे हम लोग देखें कि x का वैल्यू हम लोग 4 रखे तो y का क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू मिल गया, तो वो हम लोग का इसका आंसर जो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उससे क्या पूछ रहा था, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर के बारे में। तो ये वाला हल जो हम लोग का नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो इसमें हम लोग का क्या होता है, अगर दो समीकरण, इसका पूरा नाम अगर देखेंगे तो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। और इसको इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां तक तो हम लोग देख लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या हो गया कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू, युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर, जहां जो यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है। पेयर का मतलब क्या होता है, जब दो दो समीकरण एक साथ दिया हुआ हो तब हम लोग उसको रैखिक समीकरण युग्म के नाम से जानेंगे। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a1x b1y इक्वल टू c1, और दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस
B2y प्लस C2 या इक्वल टू C2। अब यहाँ पे क्या है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, तो दोनों समीकरण का क्या होगा, अलग अलग। अगर हम लोग ग्राफ देखें, मान लो यही हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है, पहले लाइन का ग्राफ ऐसा और दूसरे लाइन का ग्राफ जो है, जरूरी तो नहीं हो कि ऐसा ही हो या ऐसा ही, किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकता है, कट भी सकता है। अगर यहाँ पे हो जाए तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हल हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को या इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर किस तरीके से पता कर सकते हैं कि समीकरण का जो है वो सॉल्व होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर मान लो कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे को काटा था तो यहाँ हल हो गया। अगर पहला लाइन मान लो ये है और दूसरा लाइन ये, दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को, कहीं पे पहला लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे को मिला ही नहीं तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन भी जा रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से देखने का काम जो हम लोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तीनों से को हम लोग देखेंगे, रैखिक समीकरण को, रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, हल करने के लिए शर्त, तो यहाँ पे क्या होता है, दो समीकरण एक साथ दे रहा होगा। तो पहला समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू। अब देखेंगे हम लोग पहले नंबर पे, यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इस केस में क्या हो जाएगा, इसका एकमात्र हल होता है। जब हम लोग को कभी अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मिल जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकमात्र हल हो जाएगा। अब क्या है कि दूसरा केस देखेंगे, अगर मान लीजिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 जो वो बराबर हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग c1 बाई c2 को भी फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। अब जब देखिए तो पहला दोनों अगर बराबर हो जाए, पहले का रेशियो और दूसरे का रेशियो अगर बराबर हो जाए, तब हम लोग उस केस में क्या करते हैं, तीसरे को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, या तो तीसरा भी इसके बराबर हो जाए c1 बाई c2, या फिर केस थर्ड में यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। क्या होगा, अगर दोनों बराबर हो तो तीसरा क्या होगा, यही दोनों के बराबर होगा या तो ये दोनों से अलग होगा। तो जब हम लोग का तीनों बराबर हो तो इसका क्या होता है, अनंत हल होता है, और इसका क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या, इस अगर इस टाइप का कभी अगर समीकरण दिखेगा तो क्या होगा, उसका एक भी सॉल्यूशन जो वो नहीं मिलेगा। अब हम लोग उससे आगे के बारे में देखते हैं कि अगर हम लोग इसमें और क्या क्या टर्म्स इसको बोला जाता है। तो देखिए कि अगर हम लोग को मिल गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 एकमात्र हल, और यहाँ पे लाइन हम लोग का जो मिलता है वो क्या मिलता है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अनंत हल में क्या हो जाएगा, समपाती रेखा, समपाती रेखा। और इसमें हम लोग का क्या होता है, समांतर रेखा। अब कैसे मिलता है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। अब इसको और भी टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये हम लोग का होता है अविरोधी, ये हम लोग का होता है आश्रित, और ये हम लोग का होता है विरोधी। और क्या होता है कि पहले और दूसरे को हम लोग संगत भी बोलते हैं, और ये हो जाएगा असंगत। अब क्या होता है कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है
इसी तरीके से कोई दो समीकरण दे दिया और पूछ दिया क्या कि निम्न में से कौन सा जो ये समीकरण दे दिया, पूछ दिया कि संगत है या असंगत है या दोनों या कोई नहीं, या फिर दे देता है दोनों समीकरण का कितना हल है, एक हल है, दो हल, मतलब एक हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है कि दो या उससे अधिक हल है। इस समय हम लोग क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को फाइंड आउट करके हम लोग इसका पता कर सकते हैं। तो पहले इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देखने का काम हम लोग करेंगे, जिस तरीके का कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब यही से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, किस समीकरण का हम लोग किस तरीके से जानते हैं कि क्या हल होगा क्या हल नहीं होगा उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दे दिया है कि m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यहाँ पे हम लोग का समीकरण क्या दे दिया, आंसर में लिखिए, आंसर कितना, तो 3x + y = 1, 3x + y = 1, और दूसरा समीकरण 2m - 1 × x + m - 1 × y = 2m + 1। अब देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू फिर a2 का वैल्यू, a1 कितना, तो x के साथ क्या है 3, दूसरे वाले समीकरण में x के साथ क्या है 2m - 1, b1 का वैल्यू कितना, तो y के साथ क्या है 1, b2 का वैल्यू m - 1, उसके बाद c1 का वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या होता है c1 कभी हम लोग का राइट साइड भी हो सकता है, कभी हम लोग का लेफ्ट साइड भी होता है, लेकिन क्या करेंगे कि अगर दोनों समीकरण देख रहे हैं तो अगर राइट साइड में है तो दोनों में राइट साइड में होना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड है तो दोनों में लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो c1 का वैल्यू 1 और यहाँ पे c2 का वैल्यू 2m + 1। यहाँ पे क्या दे रहा है, m के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है, ये बात हम लोग को दिया हुआ है, इस समीकरण का कोई हल नहीं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, m का वैल्यू, तो कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए क्या शर्त है, तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लिखिए a1/a2 तो कितना, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हो जाएगा कोई हल नहीं में यहाँ पे कट जाएगा, तो 3/2m + 1 इक्वल टू 1/m - 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1/2m + 1। इसको बना दीजिएगा फर्स्ट, अगले को सेकेंड और लास्ट वाले को थर्ड। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले फर्स्ट और सेकेंड का यूज कर लेंगे, तो लिख लेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, लिखिए 1 और 2 में, तो 3/2m + 1 इक्वल टू 1/m - 1, 1/m - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × m - 1 इक्वल टू 1 × 2m + 1, कितना हो जाएगा 3m - 3 2m + 1, m को एक तरफ, तो 3m - 2m इक्वल टू 3 + 1, m इक्वल टू, दूसरे और तीसरे को तो 2 और 3 से, तो 2 और 3 से क्या हो जाएगा 1/m - 1, 1/m - 1, 1/2m + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2m + 1 नॉट इक्वल टू m - 1, एक तरफ सबको, तो 2m - m इक्वल टू -1 - 1 नॉट इक्वल टू, m नॉट इक्वल टू -2, मतलब क्या बता दिया कि m का वैल्यू -2 नहीं होना, मतलब ये दोनों के अकॉर्डिंग m का वैल्यू -2 नहीं होना है। जहाँ पे क्या है 4 हो सकता है, अगर 4 हो जाए तो क्या होगा, 4 अगर हो जाएगा तो -2 तो अपने आप नहीं हो रहा है, इसीलिए m इक्वल टू आंसर 4, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए।
अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसी का हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं। इसके एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित समीकरण युग, मतलब इस समीकरण का जो है वो क्या है, असंगत हल होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर में। देखिए क्या दे रहा है, तो 3x प्लस 12y इक्वल टू 5, और दूसरा समीकरण 2x प्लस 8y इक्वल टू 7। तो यही हम लोग का दो समीकरण जो है यहाँ पे दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिखिएगा। A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 12, B2 इक्वल टू 8, C1 इक्वल टू 5 और C2 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या चेक करना है कि इसका हल जो होगा वो असंगत होगा। तो क्या कीजिए, यहाँ पे हम लोग को क्या दे रहा है, चेक करना है कि असंगत है या नहीं, मतलब सिद्ध करना है क्या असंगत युग्म है। बस वही बात इसमें बताया जा रहा है। तो पहले हम लोग उसके लिए क्या करिए, A1/A2 तो कितना 3/2, कटने वाला तो नहीं है तो यही इसका हो जाए। B1/B2 कितना, तो 12/8, 4 के टेबल में 2 बार में, 4 के टेबल में 3 बार में, तो 3/2। अब A1/A2 और B1/B2 क्या हो गया, 3/2 और 3/2, मतलब ये दोनों जो वो बराबर मिल गया। अब क्या करिए, C1/C2 फाइंड आउट करिए। तो C1/C2 कितना 5/7, और सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, इसका मतलब क्या, इसीलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः दिए गए समीकरण युग्म असंगत है। और असंगत का मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। इस दोनों समीकरण का क्या होगा, इस दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, जिस कारण इसका कोई हल नहीं होगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी का हम लोग लास्ट एग्जांपल देखेंगे क्या, कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं kx प्लस ky 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 का अनेक हल है। तो इसमें भी हम लोग पिछले एग्जांपल के जैसे पहले सभी का वैल्यू लिखेंगे। पहले तो दोनों समीकरण लिख लीजिए। तो दोनों समीकरण क्या दे रहा है, तो पहला समीकरण है kx, लिखिए kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 12x प्लस ky, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे A1, A2, B1, B2, C1, C2। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू है k, A2 का वैल्यू है 12, B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू k, C1 का वैल्यू माइनस में k माइनस 3 और C2 का वैल्यू माइनस k। अब पूछ रहा है क्या कि k के किस मान के लिए इसका अनेक हल है। तो लिख लीजिए अनेक हल के लिए क्या, अनेक हल के लिए क्या होता है, अनेक हल के लिए क्या होता है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यही बात यहाँ पे लिख लीजिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सबका वैल्यू, तो A1 का वैल्यू k/12, 3/k, तीसरा माइनस में k माइनस 3, यहाँ पे माइनस में, ये दोनों तो कट ही जाएगा। इसको बना दीजिए फर्स्ट, सेकेंड और इसको बना दीजिए थर्ड।
अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो लिखिए 1 और 2 से, तो 1 और 2 से, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36, k इक्वल टू अंडर रूट 36, k इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब आप सेकेंड और थर्ड का यूज कर लीजिए। तो 2 और 3 से, तो 2 और 3 से क्या हो जाएगा, तो 3 बाई के इक्वल टू के माइनस 3 बाई के। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3k इक्वल टू के इंटू के माइनस 3। इससे आगे 3k इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k। क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 3k। फिर के स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। तो k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0। तो k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू, इसको बना दीजिए 1। तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, इसको बना दीजिए 2। तो 1 और 2 से, ये होगा समीकरण 1 और 2 से। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, k का वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में था, यहाँ पे 0। तो देखिए इसमें हम लोग का k का वैल्यू मिला था 6 और माइनस 6, और इसमें मिला 0 और 6। तो दोनों में कॉमन क्या है, 6। तो k इक्वल टू 6 जो है वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 जो वो पहले वाले सॉल्यूशन और दूसरे वाले सॉल्यूशन दोनों में कॉमन है। तो k का आंसर क्या हो जाएगा, 6। इसी को सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे कि रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना सारा मेथड है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग के पास 5 मेथड है। पहला हम लोग का हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर होता है लुप्तीकरण या विलोपन विधि, जिसको हम लोग इलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे वज्र गुणन विधि, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। चौथा फॉर्मूला हम लोग का हो गया सूत्र से, मतलब बाय फॉर्मूला। क्या होता है, तो वज्र गुणन विधि जो है उससे हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है, जिससे हम लोग डायरेक्ट जो है वो सबका वैल्यू एबीसी का अगर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स और वाई का वैल्यू जो हम लोग को मिल जाता है। लास्ट हम लोग का होता है ग्राफीय विधि। तो इससे पहले एक वीडियो बनाया गया था बच्चों के डिमांड पे, जिसमें हम लोग इस तीनों मेथड को जो वो देखने का काम हम लोग कर लिए थे, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और वज्र गुणन विधि को देखने का काम किए थे कि किस तरीके से हम लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाएगा जिसमें फिर से जो है वो हम लोग इस तीनों से रिलेटेड देखते हुए, या फिर हम लोग इन तीनों के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, और अगले में हम लोग फिर से वज्र गुणन विधि में किस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला मिलता है यहाँ पे, फिर फॉर्मूला वाले से और ग्राफिकल मेथड को देखने का काम हम लोग करेंगे। जैसे देखिए ये पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो हम लोग पुराने वीडियो से समझने का काम जो वो कर लीजिएगा। अगर इनकेस की समझने में दिक्कत हो तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा।